नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो है हिंदी गद्यांश, और लास्ट में व्याकरण के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। पार्ट यहाँ पे 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं बेहतरीन सी गद्यांश की ओर। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, इसमें ना आपके काफी बड़े बड़े गद्यांश पूछे जाते हैं, और बस आपको क्या करना है, ये क्लासेस वॉच कर लो, क्लासेस वॉच करो, आपको कंसेप्ट पता चलेगा कि हाँ कैसे, किस माध्यम से हमें गद्यांश सॉल्व करना होता है और कैसे नहीं। और भैया वैसे भी बहुत सारे गद्यांश लगाने होते हैं तब जाके, और ज़्यादातर तो यही ऐसा होता है कि हम कितने भी गद्यांश क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी एग्जाम में तो ठीक है, ऐसा होता है कि हम जो पढ़ के जाते हैं ना गद्यांश, वो बहुत कम पूछा जाता है। देखो ये कड़वा है, रियल है और सत्य मैं बता रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बेहू वही मिलेगा, नो। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझो कि कैसे हमें किस बेस पे और किस आधार पे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। चलिए, तो गद्यांश देखो यहाँ पे निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन 1 से 5 तक के आपको यहाँ पे यह अनुच्छेद पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है, और फिर सही आंसर यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए, आजकल मनुष्य का जीवन कुछ अलग रूप में करवट ले रहा है। आजकल मनुष्य का जीवन कुछ अलग रूप में करवट ले रहा है। शारीरिक श्रम की कमी, अनियमित जीवन शैली, अनियमित नींद, सादा खानपान का अभाव, मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में व्यवस्था, समस्याएं और तनाव, फेसबुक पर हजारों मित्र होते हुए भी सच्चे मित्रों और संबंधियों की कमी, अकेलापन और तनावग्रस्त जीवन, ये घर घर की कहानी बनती जा रही है। बिल्कुल बेस्ट है। और ये चीज आज के टाइम में कोई कितना भी एजुकेटेड है, कोई कितना भी एजुकेटेड है ना, तो ये हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अलग रूप से करवट ले रहा है। या तो किसी में शारीरिक कमी है, यानी कि कुछ कार्य नहीं करना चाहता, कुछ बंदे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, कुछ अनियमित नींद लेते हैं, अगर ले रहे हैं तो ज्यादा नींद ही ले रहे हैं, या फिर सो रहे तो सो ही रहे हैं, टाइम से नहीं उठते हैं ना, सादा खान पान का अभाव, मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में व्यस्त ज्यादा, ठीक है, समस्याएं और फिर तनाव, फेसबुक पर हजारों मित्र होते हैं भाई सबके फोन में, और कुछ एप्स हो या ना हो, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी होते हैं। और फेसबुक पर आप क्या करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, हजारों फ्रेंड्स होते हैं, उनसे चैट करते हैं, हाँ भैया कैसे हो, कैसे नहीं हो। और क्या होती है, संबंधियों की कमी, अकेलापन और तनावग्रस्त जीवन, ये घर घर की कहानी आज के टाइम में बनती जा रही है। विज्ञापन हमारी मानसिक शांति और संतुष्टि को हमसे दूर कर रहे हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ होड़ भी हमारी अशांति का कारण ही है। आध्यात्मिक का अभाव, ईश्वर में विश्वास का न होना, असंतोष, अतृप्ति और धोखाधड़ी हर दिन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये तो चीजें ही है, धोखाधड़ी आज के टाइम में हर कोई अपना कितना भी, हमारा कितना भी कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, ठीक है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में अपने जो है अपने मतलब से ही, ठीक है, अपने मतलब से ही हमसे बात करते हैं। ये भी रियल चीज है, ठीक है। आध्यात्मिकता का अभाव, ईश्वर में विश्वास का न होना, असंतोष, ये सारी चीजें आज के टाइम में निरंतर बढ़ती जा रही है। नीतिगत मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सरलता को मूर्खता कहा जाता है और धोखाधड़ी को चतुराई। देखो, जो आज के टाइम में जो सही है उनको गलत कहा जाता है, और जो गलत है उन्हें सही कहा जाता है, ये चीज हो रही है। मन और आत्मा के मध्य का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दूसरों को नीचा दिखाकर हम अपना कद बढ़ा रहे हैं। योग, व्यायाम और मैदान के खेल, यस, ये सभी में हर घर की कहानी भी है। और हर घर में ये होता है, मानो कोई एक घर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेंबर है, हर कोई ये सोचता है कि इसको जो है सबसे ज्यादा घर में, फैमिली में सभी के सामने इसको नीचा दिखाया जाए, ये करो वो करो इसके साथ, ठीक है। लेकिन सतर्क रहो भाई, ऐसे लोगों से सतर्क रहो हमेशा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, ये आपका यहाँ पे इतना हुआ अनुच्छेद। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये आपका क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ में होती है, ओके। लोगों के घर पहले से ज्यादा बड़े हुए हैं, पर हमारे दिल छोटे होते जा रहे हैं। माँ प्रकृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। शिक्षकों को मोटी तनख्वाह चाहिए, परंतु जीवन मूल्यों से अपने आप को और अपने छात्रों को दूर ही रखना है। हाँ, जो टीचर्स लोग होते हैं क्या करते हैं भाई, एक तो छुट्टी इतनी लेते हैं, और आज के टाइम में पढ़ाई कम है, और छात्रों को पढ़ाई का लेवल बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बस क्या है, सैलरी टाइम से लेनी है,
और स्टूडेंट्स पढ़े या ना पढ़े, कुछ तो टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत हॉलीडे भी लेते हैं, छुट्टियां बहुत लेते हैं, तो इसमें किसका लॉस हो रहा है? बच्चों का। और जो पढ़ाना है बच्चों को वो चीज़ पढ़ाते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है आज के टाइम में, सिर्फ और सिर्फ सब सैलरी खाते हैं, लेते हैं और बच्चों की पढ़ाई, ठीक है, और बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते। यही नहीं कि टीचर्स का ही दोष है, बच्चों का भी दोष है, दोनों का ही। इंजीनियर को भी घोटाले ज़्यादा पसंद आते हैं जिससे ज़्यादा पैसा बने। और जैसे यहाँ पे हमारे पुलिस ऑफिसर वाले हैं और ये बड़े बड़े जो भी जॉब वाले हैं, इन सबको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। फिर आईटी से जुड़े लोग यहीं पे एमबीए और अन्य सभी को भी व्हाइट कॉलर जॉब ही पसंद है। पैसे वालों के बच्चों की परवरिश दूसरे लोग कर रहे हैं, माँ बाप दोनों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। भ्रष्टाचार द्वारा उपार्जित धन से लोग अपने कल्याण की चाह रखते हैं। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने वाले लोग भविष्य में अपनी संतान द्वारा सेवा और सद्व्यवहार की कामना कर रहे हैं। रक्तचाप, मधुमेह, लिवर और किडनी के रोग, थायराइड, अनेक प्रकार की कैंसर आदि अनेक रोग अल्पायु में ही हो रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कभी इन सभी के कारणों और समाधानों के बारे में सोचें? यस, आज के टाइम में हम कितनी छोटी एज में हैं और हमें बीमारी बहुत गंभीर लग जाती है। ये सब पथरी का होना, असमंजस से कहीं पे दर्द होना, बहुत सारे, ठीक है। और जो हमारे टीथ होते हैं, देखो कभी कभी ऐसा होता है, पहले के टाइम में ऐसा था कि जो भाई हमारे जो माउथ में टीथ है, जब भाई बुढ़ापा आता था तब उसी टाइम पे हमारे जो है यह खराब होने, फिर चीसने वगैरह, इनकी ये समस्याएं यहाँ पे होती थी। लेकिन आज के टाइम में तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे 20 या फिर 30 इस एज में ही सभी में, ठीक है, ये दांतों की भी समस्या है, टीथ की समस्या है उत्पन्न, थायराइड, किडनी के रोग, तो छोटी छोटी आयु में ये यहाँ पे रीजंस आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो गद्यांश है सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को, और वो भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ये पढ़ लेना कि क्वेश्चन में नोट पूछा है कि राइट पूछा है। उपरिलिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है। तो आज के टाइम में हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है, ये रीजन बताना है। हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए हैं। आज के समाज में गलत खान पान और अनियमित जीवन शैली से बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज के समय में समस्याएं बहुत बढ़ गई है, इस कारण हम सुखी और संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। समाज में महंगाई और भ्रष्टाचार होने से भी हम सुखी और संतुष्ट नहीं है। तो आज के टाइम में हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है, यहाँ पे हमें गलत जो रीजन है वो बताना है। ओके, तो भाई ये तो बात है, समाज में महंगाई भ्रष्टाचार होने से भी हम सुखी नहीं है। भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ गया आज के टाइम में, जो झूठ बोलता है वही सच्चा रियल हीरो होता है, और जो सच्चा इंसान होता है उसको सब दबाते हैं। तो ये भी चीज यहाँ पे आपकी रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है। यानी कि ये भी यहाँ पे संतुष्ट और सुखी हम क्यों नहीं रह पाते, ये भी एक रीजन है। आज के समय में समस्या बहुत बढ़ गई है, इस कारण हम सुखी और संतुष्ट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल ये भी सही बात है। आने वाले टाइम में बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है, ये करो वो करो, ये देखो रिलेशनशिप वालों को देखो, सोसाइटी को देखो, फलाना ढिमकाना, तो बहुत सारी सुख चैन सारी चीजें इनसे भी आपकी मिट जाती है। आज के समाज में गलत खान पान और अनियमित जीवन शैली से बीमारियां बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ये भी सही बात है, खान पान गलत है। अब जो सिंपली खाना होता है वो हम खाना पसंद नहीं करते हैं, उसमें भी हमें जो है बढ़िया तड़ाके वाले खाने चाहिए, मसालेदार खाने चाहिए। तो इस वजह से भी हमारे अंदर बीमारियां, और भैया जो किसान यहाँ पे खेती लगाते हैं बोते हैं, वो भी क्या करते हैं, उर्वरक कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। देखो हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम संतुष्ट और सुखी नहीं है, तो ये रीजन यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, योग व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अनुच्छेद के आधार पर आपकी दृष्टि में सबसे सही विकल्प कौन सा हो सकता है। तो योग है, व्यायाम है, मैदान के खेल कूद के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को शारीरिक विकास के उचित अवसर नहीं मिलते, बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में परेशानी हो रही है। प्रकृति का समीप्य न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वाधिक विकास नहीं हो पा रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में
ठीक है, घर करने लगती है। अनिद्रा और अचपन जैसे रोग जन्म लेते हैं। वैसे तो सारे ही ऑप्शन राइट है, 4 के 4 ऑप्शन राइट है, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यहाँ पे मेन नेचुरल प्रकृति चीजों से हम दूर रहते हैं, प्रकृति चीजों से हम दूर है, अपने बच्चों को भी दूर रखते हैं। बस क्या है, इन्हें घर घर में रखो, प्रकृति नेचुरल चीजें उन्हें बिल्कुल नहीं दिखाते, तो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे एक रीजन हो सकता है। ओके, और अनेक प्रकार की बीमारियां फिर हमारे शरीर में बढ़ जाती है, बन जाती है। और योग व्यायाम हम लोग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर में बहुत दिक्कतें, बहुत बीमारियां, ये सारी चीज़ें ही बढ़ने लगती है। ठीक है, चलो आगे देखो। थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन से कारण सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए हैं? महंगाई और भ्रष्टाचार है, पति पत्नी की व्यवस्था और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर है, शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के रोग है, मोबाइल और टेलीविजन का अत्यधिक प्रयोग है। तो अनुच्छेद के अनुसार बताना है हमें आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा रीजन सबसे प्रमुख है जो सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए हैं हमें। तो महंगाई और भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो तनाव का कौन सा कारण सबसे, देखो एक तो हस्बैंड वाइफ में, आज के टाइम में पति पत्नी का एक माहौल, और वो क्रिएट होता है उनकी फैमिली से, है ना भाई। फैमिली में बहुत कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि खुशी नहीं देखना चाहते हैं उनका, तो उस वजह से भी इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, व्यवस्था, आपसी व्यवहार, उनका जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर है। ये सोचते हैं भाई फैमिली वालों को देखो, ये देखो, वो देखो, और बस अपनी आपसी जो उनकी समझ होती है वो निरंतरता यहाँ पे खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बेस्ट है। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? मुक्त जीवन जीने की इच्छा है, संवेदनशील देखो संवेदनहीनता, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन और अधिक सुखादन एकत्रित कर लेने की होड़ है, परिवार को ज्यादा सुख देने की भावना है, जीवन में आगे बढ़ने की चाहत है। तो बताओ यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? 4 क्वेश्चन है। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? सबसे बेस्ट तो मुक्त जीवन जीने की इच्छा न हो, परिवार को ज्यादा सुख देने की भावना है, जीवन में आगे बढ़ने की चाहत, बल्कि संवेदनहीनता, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन और अधिक से अधिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़। इसी वजह से भी आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा, ठीक है, दुखी यहाँ पे है कि सिर्फ और सिर्फ सबको, तो किसकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबको किसकी चाहत है, किसकी होड़ है? पैसे की, धन, कहीं से भी आओ, कैसे भी आओ, गलत तरीके से आओ, सही तरीके से आओ, जैसे भी चाहे हो, बस सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा होना चाहिए, धन ही धन होना चाहिए। ये समस्याएं बहुत उत्पन्न है सबके ही माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन है। मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में अत्यधिक व्यवस्था हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है? व्यर्थ में समय नष्ट होता है और जरूरी काम नहीं हो पाते हैं। लंबे समय तक टेलीविजन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है, उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगता है, अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग से मुक्ति होती है, जीवन की थकान और तनाव से मुक्ति होती है, और मनोरंजन भी होता रहता है। तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, इसमें अत्यधिक व्यस्त हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है? सो बेस्ट ऑप्शन है बी यहाँ पे। देखो लंबे समय तक हम टेलीविजन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर वास्तविक जो दुनिया होती है उससे हम दूर ही रहते हैं, उसे क्या है, कैसे जीना है उनके साथ में, उनका स्वास्थ्य चौपट होने लगता है। ये भी बहुत ही मेनली पॉइंट्स हैं। आज के टाइम में हम सुबह ही उठते हैं तो फोन ही चेक करते हैं, और पहले का टाइम कैसा था, हम जो है वॉच, हमारे पास में घड़ी होती थी, वॉच होती थी, उसे चेक करते थे और सुबह ही मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, हल्का फुल्का योगा भी करते थे, और कहीं पर भी जाना होता तो पैदल ही जाते थे ज़्यादातर। आज के टाइम में तो अगर हमें घर से जो है कुछ सामान भी लेने जाना ना, मान के चलिए थोड़ी दूर है, वहाँ पर भी हमें जाने के लिए बाइक चाहिए, ठीक है। तो पैदल चलना नहीं चाहते भाई, मेहनत तो करना ही नहीं चाहते आज के टाइम में, तो तभी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हैं। चलो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ पे। अब 6 क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे व्याकरण के MCQ। चलिए, तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा दंत औष्ठ्य कंठ है, तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताना है। तय वर्ग का उच्चारण स्थान, देखो मैंने कल ये चार्ट बताया भी था आपको, कै च टे तै पे, कै च टे और तय और पे। यहाँ पे देखो कैक है, गैग है, डे, छ, जे, झे, खाली, टे टमाटर,
ठे टरेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन, खाली, ते तरबूज, थे थर्मस, दे दवात, धे धनुष, नैनल, पै पतंग, फै फल, बै बत्तख, भै भालू, मैं मछली। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तय वर्ग का उच्चारण स्थान बताने। तो तय वर्ग, देखो ये वाला तय वर्ग है। कै वर्ग को हम कहेंगे कंठ, चै वर्ग को कहेंगे तालु, टै को कहेंगे मूर्धा। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, इसे कहेंगे मूर्धा। तय वर्ग को कहेंगे दंत, दंते। पै वर्ग को कहेंगे हम ओष्ठ, ओष्ठीय। ओके, देखो कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठे। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान देखो, तय वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका यहाँ पे दंत्य। और ये चीज भैया रट लो, इस चार्ट को रट लो, क्या है, दंत्य है यहाँ पे। देखो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि तय वर्ग का, या फिर अगर ये पूछे दय, अगर आपसे ये पूछे कि दय वर्ण का जो ये यहाँ पे दय वर्ण है, ओके, दय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो दय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा आपका दंत। यहाँ से पूछे कै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यहाँ से पूछे जय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यहाँ से पूछे टय वर्ण का क्या है, मूर्धा है। यहाँ से पूछे बै का क्या है, ओष्ठ्य है। तो ये आपको याद रखने हैं। और बेसिकली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जॉब लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता भी होगा, है ना। इतना कोई ये नहीं है कि काफ़ी इशूज़ क्रिएट होगा इसमें, ये चीज़ें हमें पता भी है। चलिए, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं है। हमें बताना है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो अगर हम बात करें भारत की राष्ट्रभाषा की, तो वैसे तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। अगर हम राजभाषा की बात करें तो भारत की राजभाषा तो है हमारी हिंदी, सॉरी राजभाषा इस तरह बनेगा। चलिए इसे हम ऐसे कर देते हैं, देखो राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। तो राजभाषा तो यहाँ पर हो जाएगी हिंदी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा की, राष्ट्रभाषा, तो इनमें से कोई नहीं, न तो अंग्रेजी है, नहीं हिंदी है, नहीं उर्दू है। ओके, नहीं अंग्रेजी, नहीं हिंदी, नहीं उर्दू है। तो राष्ट्रभाषा तो हमारी कोई भी नहीं है। हाँ, राजभाषा हमारी हिंदी है। चलो नेक्स्ट, इसमें से नवरात्र में कौन सा समास है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो हमें बताना है जो ये यहाँ पे नवरात्र जो है इसमें कौन सा समास है, ये हमें बताना है। तो नवरात्र में कौन सा समास है। अगर हम बात करें, समास है 5 प्रकार के। ओके, इसमें आपका बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व, 5 या फिर 6 है शायद, रुको एक मिनट। बहुव्रीहि हो गया, द्विगु हो गया, कर्मधारय, द्वंद्व हो गया और एक अव्ययभाव है 5, शायद ये अव्ययी भाव। ओके, और थोड़ा बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव। हाँ, 5 ही तो है ना, समास 5 ही तो होते हैं। बहुव्रीहि वह समास होता है, देखो बहुव्रीहि समास वह समास होता है, पहले हम सारे समझ लेते हैं। बहुव्रीहि जो समास होता है वो समास होता है जिसमें हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। न तो उसमें प्रथम पद आपका पूर्व पद, न ही उत्तर पद, दोनों ही अप्रधान होते हैं, प्रधान नहीं होते। तो इसमें किसी तीसरे बंदे की बात की जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका, किसका, विष्णु भगवान की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में यहाँ पे इसमें संख्यावाची, ये क्या होता है, संख्यावाची पॉइंट्स पर डिपेंड होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे है नवरात्र, तो कितनी रात, 9 रात, कितनी रात, 9 रात। तो यहाँ पे देखो संख्या है ना, कितनी संख्या है, 9 है। जैसे मैंने कहा चौराहा, कितनी राह, 4, चौराहा 4 राह। जैसे मैंने त्रिगुणा, कितने गुणा, 3 गुणा। तो जिसमें हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में संख्या का बोध हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, और इसमें नवरात्र में द्विगु समास है। कर्मधारय समास ये होता है जिससे हम किसी की तुलना किसी बढ़ चढ़ के करते हैं। जैसे चंद्रमुख, तो मुख हम किस समान बता रहे हैं, चंद्रमा के समान। क्या बात है, चंद्रमा की हम तुलना मुख से कर रहे हैं। तो भैया कहाँ चंद्रमा है और कहाँ चेहरा है। ओके, द्वंद्व समास वह होता है जिसमें दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे माता और पिता, जैसे माता और पिता। और इसमें बीच में क्या होता है हमारा, ये योजक चिन्ह भी होता है। बीच में क्या होता है, ये हमारा योजक चिन्ह भी होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, द्विगु समास।
आगे देखो, इसमें जो है उल्लास में हमें बताना है संधि विच्छेद। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास, उल्लह प्लस आस है। तो बताना है फ्रेंड्स उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। तो उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। देखो यहां पर है उल्लास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत प्लस लास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है हमारी व्यंजन संधि। और आप सबको पता है संधि 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि है, और एक हमारी व्यंजन संधि है, एंड एक हमारी यहाँ पे विसर्ग संधि है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो 10 क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, मंत्रों का सही उच्चारण करो। दूध में क्या पड़ गया? सही, सभी सही है। तो अशुद्ध बताना है। देखो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सही बात है। मंत्रों का सही उच्चारण करो, ये भी सही है। सो यहाँ पे होगा दूध में क्या पड़ गया, नहीं दूध में क्या गिर गया। यहां पर होना चाहिए दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया। ये हमारा बिल्कुल शुद्ध उच्चारण है। ओके, ये हमारा शुद्ध उच्चारण है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो यहाँ पे दूध में क्या पड़ गया, ये हमारा क्या है? अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शय, त्रय और अज्ञेय, ये तीनों कौन से व्यंजन है? शय, त्रय और अज्ञेय कौन से व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन, या फिर ये सभी में से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये सभी होंगे नहीं। उष्ण व्यंजन तो ये हमारे शय, शय और से, और यहाँ पे है। फिर यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है यही है हमारे। ओके, संयुक्त व्यंजन जो कि 2 के मेल से बनते हैं। इसमें ये है आपका, और ये त्रय है, और ये अज्ञेय है, और एक ये वाला। ओके, ये 4 होते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। शय किस किस के योग से बनता है? कै और इस शय के योग से बनता है। और ये त्रय, तय और इस रै के योग से बनता है। और ये गे, जय और इसके योग से बनता है। ठीक है, और ये श्रेय, ये शय और रै के योग से बनता है। तो ये भी पॉइंट्स याद रख लीजिए आप। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब मस्त वाले। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो मात्राएं कितने प्रकार की होती है। भाई मात्राएं कितने? 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो मात्राएं होती है 2 प्रकार की। मात्राएं 2 प्रकार की होती है। एक यहाँ पे होती है लघु, यानी कि हमारी हम बात करें, देखो एक होती है दीर्घ, एक होती है लघु। यहाँ पे मूल, जिसे हम जो है मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, और एक है दीर्घ स्वर यहाँ पे। ठीक है, तो मात्राएं इस तरह से 2 प्रकार की बताइए। एक आपकी लघु गुरु होती है, सॉरी लघु होती है, और एक होती है यहाँ पे दीर्घ, या इसे हम हश्व भी कह सकते हैं, हश्व। ठीक है, हश्व मात्रा, दीर्घ मात्रा। तो इसमें जो है बहुत एक ही, इसमें जो है दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें एक ही मात्रा का समय लगता है। और इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, उ, और क्या है? री है। यहाँ पे दीर्घ जो स्वर है इसमें ये आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, और इसमें ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसमें ओ हो जाएगा, और इसमें देखो औ हो जाएगा, सॉरी ओ हो जाएगा, और औ हो जाएगा। इस तरह इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, ये भी याद रखें। तो इस तरह से मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक लघु हश्व, एक दीर्घ आपकी। ओके, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है। कोई अगर डाउट्स है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं बेझिझक। तो फ्रेंड्स यहीं पे बस 12 क्वेश्चन थे। जैसे जैसे ही आपका एग्जाम काफ़ी मान के चलिए 1 मंथ ही रह जाएंगे, तब हम बस ओनली यहाँ पे मैराथन क्लास चलाएंगे। अभी हम थ्योरी, अभी देखो हिस्ट्री चली हुई है, धीरे धीरे हम पॉलिटी और ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके बीच में। तो काफ़ी इंजॉय के साथ में आप पढ़िए, काफ़ी मस्त तरीके से, बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर ऑल ऑफ होगी आपकी। तो डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन सेशन था। हिंदी गद्यांश और व्याकरण के MCQ यहाँ पे रहते हैं। सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।